हेलो गाइस, मैं हूं नीतीश कुमार। और मैं माइनर की मतलब जो जिन बच्चों के हिस्ट्री माइनर में है तो उनके लिए ये नोट्स हैं और इन्हीं में से सारे क्वेश्चंस आएंगे। इनमें से बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा, तो अच्छे से इन्हें पढ़ लो। और चैनल पे जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो, ठीक है। तो शुरू करते हैं, है ना। अच्छे से समझाऊंगा, अच्छे से मतलब देखना आप लोग, आपको इससे अच्छा कहीं पे भी नहीं मिलेगा। आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा, बिल्कुल शेखावाटी यूनिवर्सिटी का है तो मारवाड़ी में भी समझाऊंगा, बिल्कुल तरीके से समझाऊंगा, तो अच्छे से देखना, ठीक है। तो हम हिस्ट्री माइनर की बात करें तो हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास। इतिहास का मतलब है पौराणिक चीज़ें, ठीक है। और माइनर माइनर का मतलब कि ये आपका जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है ये आपके मेन सब्जेक्ट्स में नहीं है, ठीक है। मेन जो मतलब पर्सनल जो तुम्हारे सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट कोई भी उनमें नहीं है, ठीक है, ये अलग से है। तो पहले हम शुरू करते हैं परंपराएं और विरासत। तो जब माइनर हिस्ट्री की बात करते हैं तो परंपरा जो पुराने दौर से चली आ रही बात होती है, मतलब कोई भी जैसे किसी भी प्रकार की रीति रिवाज होता है। जैसे शादी के बाद में मतलब पति और पत्नी जो जुआ खेलते हैं उसमें अंगूठी वाला सिस्टम होता है ना, वो परंपरा से चली आ रही है, तो उस हिसाब से परंपरा। और विरासत का मतलब है रिया वो जो पुरानी जो राजा महाराजों की संस्कृति थी उसका पूरा सिस्टम है ना, वो विरासत होती है, ठीक है। तो प्रथाएं प्रथाएं मतलब जैसे घूंघट प्रथा जो अभी तो हटा दी गई है, वैसे प्रथाएं रीति रिवाज, ठीक है। परंपराएं और विरासत किसी भी समाज मतलब परंपरा और विरासत कोई भी समाज हो चाहिए, उस समाज में संस्कृति देश धर्म की पहचान होते हैं। किन चीज़ों की पहचान होते हैं? संस्कृति, धर्म और देश की पहचान होते हैं। ये 3 बिंदु आपको याद रखने हैं कि परंपरा और विरासत समाज की 3 चीज़ों की विशेषता या पहचान होते हैं। समाज, संस्कृति और देश, धर्म, ठीक है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण इसमें कुछ नहीं है, यही है कि इनको मतलब फिर है ना, जो मतलब महत्वपूर्ण प्रथाएं जो आती हैं उनमें बलि प्रथा, दहेज प्रथा, 3 तलाक प्रथा ना। जैसे पहले शादी के बाद 3 तलाक होते थे, मतलब 3 शादियां कर सकते थे, वो भी एक प्रथा थी। और दहेज प्रथा जो मतलब शादियां होती थी तो शादी में बिना दहेज की शादी नहीं होती थी। मतलब लड़की वालों से लड़के वालों द्वारा दहेज लिया जाता था। लड़की वाले दहेज देते थे तभी लड़के वाले शादी करते थे, वरना वो ऐसे थे कि फेरों में भी छोड़ के भाग जाते थे, ठीक है। बलि प्रथा या जौहर प्रथा हम इसे बोल सकते हैं कि पत्नी का जब पति मर जाता था तो उसे अग्नि में जिंदा धकेल दिया जाता था, वो होती थी बलि प्रथा, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप। तो भारतीय समाज में विरासत की भूमिका एवं उनकी प्रासंगिकता। भारतीय समाज में विरासत की जो भी भूमिका है वो यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। सर्वप्रथम पहला पॉइंट आता है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं विरासत की सांस्कृतिक महत्ता। ऐतिहासिक मतलब इतिहास, चली आ रही परंपरा, ठीक है। पृष्ठभूमि मतलब इतिहास की जो भी बातें हैं, ठीक है। संस्कृति मतलब हमारी कला संस्कृति की महत्वता है इसमें। भारत जो विश्व की सबसे प्राचीन समृद्ध सभ्यताओं में से एक है ना। उसकी विरासत अत्यधिक विविधतापूर्ण और जटिल है। मतलब भारत की जो विरासत है वो अत्यधिक विविधतापूर्ण, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। विविध का मतलब होता है बहुत सारी, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। और अत्यधिक जटिल मतलब कठोर भी है, इसे आसानी से कोई भी मतलब पता नहीं लगा सकता, ठीक है, तो कठोर भी है। भारत की संस्कृति और सभ्यता हजारों वर्षों से विकसित हो रही है, ठीक है। अभी ये देख लो, ये पॉइंट आपको याद करना, ठीक है। तो भारत की सभ्यता और संस्कृति, ठीक है। फिर यहाँ पे दे रखा है कि भारतीय विरासत न केवल भौतिक उसे बेहतर संरचनाओं बल्कि आस्थाओं, विश्वासों, परंपराओं और जीवन शैली के रूप में भी संरक्षित की जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से आता है सिस्टम की जीवन शैली के रूप में भी की जाती है, ओके। तो आगे चलते हैं। वैसे इसमें इतना कोई खास नहीं है, मतलब जो पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंट्स का मतलब जानना हमें सबसे ज़्यादा सही रहता है। तो जो भारतीय पुरातात्विक अवशेष जो मिलते हैं वो अवशेष मिलते हैं ऐसे, देखो। इतिहास और संस्कृति की इन प्रतीकों का संरक्षित करने का कार्य कई माध्यमों से किया जाता है। मतलब जो इतिहास और प्रकृति की जो पुरानी चीज़ें मिलती हैं उन्हें सुरक्षित या संरक्षित, जैसे म्यूजियम या संग्रहालयों में रखा जाता है तो उसकी सुरक्षा सरकार द्वारा की जाती है वैसे तो। लेकिन इसमें कई माध्यम होते हैं, तो देख लीजिए। जैसे कि पुरातात्विक खुदाई, शिलालेखों, स्थापत्य संरचनाओं और पेंटिंग्स के माध्यम से, ठीक है। भारत में हर राज्य और प्रत्येक क्षेत्र की अपनी सांस्कृतिक पहचान और विरासत रही है। उदाहरण के लिए उत्तर भारत में मंदिरों की वास्तुकला, दक्षिण भारत में चोल और विजयनगर साम्राज्य के किले, राजस्थान की हवेलियों और महलों के, बंगाल की साहित्यिक धरोहर, ये भारतीय विरासत हैं सभी, है ना, महत्वपूर्ण उदाहरण हैं ये भारतीय विरासत के। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छी समझने वाली बात है कि जो हम मतलब राजस्थान की तो हम बता ही सकते हैं कि राजस्थान में मंडावा देख लो, नवलगढ़ देख लो, बहुत सारी हवेलियां हैं ना, पूरा सिस्टम विरासत का भरा पड़ा है ना।
खेतड़ी में हमारे तांबे की खान है, मतलब सब चारों ओर भानगढ़ का किला है, मतलब सब कुछ ऐसा है पुरानी, ये सब पुरानी धरोहरें हैं, ठीक है। जैसे हम जीर्ण माता मंदिर की बात करें सीकर वाले की, तो वो भी पुरानी धरोहर है। और हर्षनाथ मंदिर पे जहाँ पे शिवलिंग है 900 साल पुराना, तो वो भी धरोहर है एक पुरानी, ठीक है। अभी है पुरातनता की अवधारणा एवं उसके संरक्षण की आवश्यकता। तो ये पॉइंट अंडरलाइन कर लो, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। पुरातत्व मतलब पुराने तत्व, पुरातत्व का मतलब होता है पुराने तत्व। पुरातत्वता की अवधारणा का संबंध मानव सभ्यता के उस समय से है जब समाज ने अपनी अस्तित्व को आकार देना शुरू किया। मतलब यह मानव समाज की उस समय से है जब समाज ने अपने अस्तित्व को, अपना अस्तित्व होता है अपनी पहचान, ठीक है, अपनी पहचान को महत्व देना शुरू किया, या आकार, अपनी पहचान को आकार देना शुरू किया। प्राचीन सभ्यताएं, जैसे बहुत सारी सभ्यताएं हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है ना, हड़प्पा मोहनजोदड़ो वैसे है ना। तो जैसे कि मेसोपोटामिया, सिंधु घाटी, देखो मिस्र की 3 सभ्यताएं, सभी ने, चीन सभ्यताएं, सभी ने अपनी अपनी धरोहर जोड़ी जो आज मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इन सभ्यताओं की स्थापत्य कला, लेखन प्रणाली, विज्ञान, गणित, चिकित्सा एवं क्षेत्रों में योगदान आज भी हमारे जीवन में गहरे प्रभाव डालते हैं। मतलब ये नहीं है कि विज्ञान अभी का है, विज्ञान पहले भी था, है ना। लेकिन वो जो वैद्य लोग होते थे वो विज्ञान को प्रकृति के रूप से लेते थे, प्रकृति से जोड़ते थे। जैसे कि वो औषधियाँ बनाते थे, उन्हीं औषधियों की आज दवाइयाँ बनने लगी, वो यही सिस्टम है, ठीक है पूरा। अभी आता है भारतीय समाज में विरासत की भूमिका और प्रासंगिकता, कि भारत का जो समाज है उसकी विरासत क्या है, भारतीय समाज का इतिहास क्या है, भारतीय समाज की मतलब जो भी पूंजी है वो क्या है ना, उसकी प्रासंगिकता मतलब उसका विश्लेषण है ना। तो भारत में विरासत की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण रही, क्योंकि भारतीय समाज अपने सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के बहुत गहरे जुड़े हुए हैं ना। भारतीय समाज की सामाजिक संरचनाएं जैसे कि जातिवाद, धर्म, परिवार और परंपरा, सभी का गहरा संबंध हमारी सांस्कृतिक विरासत से है। जातिवाद जो आज भी बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। धर्म, धर्म का मतलब है हिंदू धर्म है ना, ईसाई धर्म, वैसे धर्म है कई। परंपराओं का मतलब होता है पुरानी चली आ रही रीति रिवाज, वही परंपरा है ना। इनका गहरा संबंध हमारी विरासत से है, ठीक है, हमारी कला, स्थापत्य कला से है। तो इसे देख लेना थोड़ा, है ना। भारतीय समाज में विरासत का एक प्रमुख पहलू उसकी विविधता। भारत विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों, धर्मों और जातियों का देश है और यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर की विविधता को दर्शाती है। भारतीय विरासत की यह विविधता न केवल भारत के भीतर बल्कि दुनिया भर में अद्वितीय, अद्वितीय मतलब बहुत बड़ी, अद्वितीय अद्वितीय पहचान रखती है, ठीक है। भारतीय वास्तुकला, वास्तुकला, स्थापत्य कला, वास्तुकला है ना, कलाओं का नाम सुना होगा। संगीत, संगीत का मतलब है गाना, है ना। और नृत्य कला, है ना, नृत्य कला मतलब जो भरतनाट्यम होता था वो पहले बहुत ज़्यादा होता था, तो राजा महाराजाओं को भी वो नृत्य पसंद आता था, तो उसे नृत्य कला ना। धार्मिक आस्थाएं, जैसे भगवानों में आस्था रखना, किसी भी भगवान में ना पूजना, तो सभी ये मतलब भारतीय धरोहर का हिस्सा हैं, ठीक है। स्थापत्य कला, ये सब कुछ है ना। विरासत का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि भारतीय समाज की आत्मा को बनाती है, मतलब भारतीय समाज की आत्मा को बनाती है स्थापत्य कला। स्थापत्य कला जो है वो भारत की आत्मा को बनाती है, ठीक है। भारतीय संस्कृति में यह विश्वास है कि अतीत भविष्य की दिशा तय करते हैं, ठीक है। जो अतीत में चली आ रही मतलब पुरानी परंपराएं हैं वो भविष्य को बनाती हैं। विरासत का संरक्षण न केवल ऐतिहासिक कार्य है यह, बल्कि हमारी पहचान, समाज और विकास का हिस्सा है। भारतीय समाज की विरासत उनकी सांस्कृतिक विविधता, ऐतिहासिक गौरव, धार्मिक आस्थाओं अद्भुत संगम है। इस विरासत का संरक्षण न केवल हमारे अतीत को संरक्षित करने के लिए आवश्यकता, बल्कि यह हमारे भविष्य को भी दिशा देने के लिए कार्य करता है। यह हमारे मूल्य और परंपराओं को जीवित रखता है और आने वाली पीढ़ियों को अमूल्य धरोहर छोड़ता है, ठीक है। आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत सारी बातें, अच्छी बातें छोड़ता है ये, ठीक है। अभी आता है पुरातात्विक स्थलों की ऐतिहासिक उपयोगिता एवं उनके लाभ। तो अभी ये पढ़ेंगे हम, ठीक है। पुरातात्विक स्थल, तो प्राचीन काल से मानव प्राचीन काल से मानव सभ्यता विभिन्न स्थलों पर विकसित हुई है। मतलब जो प्राचीन काल, पुराने काल से, पुरानी समय से चली आ रही है ये परंपरा, कि जो लोग हैं, मानव जो हैं, वो हर जगह अपना बसेरा किए हुए हैं, ठीक है। इन सभ्यताओं के अवशेष हमारे भारतीय पुरातत्व स्थल के रूप में उपलब्ध हैं, ठीक है। ये स्थल न केवल अतीत की समृद्धि, संस्कृति, इतिहास के साक्षी होते हैं, बल्कि यह मानवता को अपने पूर्वजों की उपलब्धि और जीवन शैली, सामाजिक संरचना, वास्तुकला, तकनीकी को समझने के लिए प्रदान करते हैं, ठीक है। अभी आता है पुरातात्विक स्थलों की ऐतिहासिक उपयोगिता एवं उनके लाभ। इतिहास को समझने का स्रोत, इतिहास को समझने का स्रोत क्या है? पुरातात्विक स्थल इतिहास को पुनः संरक्षित करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है।
मतलब पुरातात्विक स्थल जो हैं, जो पुराने स्थल हैं, वो इतिहास को फिर से संरक्षित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। संस्कृति एवं परंपराओं का दस्तावेज भारतीय काल में निर्मित मंदिर, मस्जिद, स्तूप, महल, किले किसी भी देश की सांस्कृतिक परंपरागत धरोहर को संजोए रखते हैं। ठीक है। अभी आता है शैक्षिक एवं शोध कार्य के लिए महत्वपूर्ण। शैक्षिक जो शिक्षा का क्षेत्र है उसमें है ना, पुरातात्विक स्थलों का उपयोग न केवल ऐतिहासिक अध्ययन तक सीमित नहीं होता, बल्कि बल्कि यह वैज्ञानिक अनुसंधानों शोधों के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है। अभी देखो नीचे दे रखा है कि इन स्थानों पर प्राप्त अवशेषों व कार्बन डेटिंग देख लो, रेडियोग्राफिक विश्लेषण तथा वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि प्राचीन काल में कौन कौन सी धातुएं और निर्माण तकनीक प्रचलित थी। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ASI और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं स्थलों के माध्यम से अतीत के रहस्यों का उजागर करने का प्रयास करती हैं। पर्यटन एवं आर्थिक लाभ जो भारत में पहले भी ऐसा था कि बहुत जैसे अंग्रेज आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, भारत में घूमने के लिए आई थी ना, फिर धीरे धीरे बिजनेस करने लगी, फिर धीरे धीरे अपना राज कर लिया। वैसे ही पर्यटन का मतलब होता है घूमना, और आर्थिक लाभ का मतलब होता है पैसों का लाभ। ठीक है, धन का लाभ। राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक। भारत के जो पुरातात्विक स्थल हैं वो सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक है। जैसे लाल किला है, ताजमहल है ना, तो ये सभी पहचान का प्रतीक हैं। और अभी आता है शहरीकरण एवं औद्योगिकरण का प्रभाव। शहरीकरण का मतलब है तेजी से जो जनसंख्या बढ़ रही थी, उस जनसंख्या में जो शिक्षित लोग थे, जो थोड़े बहुत पैसे वाले लोग थे, वो शहरों की ओर निकास कर गए, मतलब शहरों की ओर गमन कर गए, और जो ग्रामीण लोग थे वो गाँव में रह गए। ठीक है। औद्योगिकरण का प्रभाव। औद्योगिकरण का मतलब होता है जो कारखाने, उद्योग धंधे लग रहे हैं, उनका प्रभाव, उनके प्रभाव से ही जो शहरीकरण हुआ है वो उनके प्रभाव से ही हुआ, क्योंकि जब उद्योग स्थापित हुए शहरों में तो वहाँ पे बड़े बड़े शहर बन गए, और फिर जो गाँव के लोग थे वो उनमें काम करने के लिए चले गए, फिर उन्हें थोड़ा मुनाफा हुआ तो वहीं पे रहने लगे, अपने गाँव को छोड़ दिया। अवैध खुदाई एवं तस्करी। अभी अवैध खुदाई जो गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त नहीं है, जो सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है, फिर भी मतलब जैसे मोहनजोदड़ो है, तो वो गवर्नमेंट के अधीन है। ठीक है, सरकार के अधीन है। तो अगर जाके उसमें मैं खुदाई करने लग जाऊँगा ना, और फिर वहाँ से कुछ निकाल के ले जाऊँ, तो मुझे गवर्नमेंट पक्का पकड़ेगी, मुझे पुलिस पकड़ेगी, प्रशासन मुझे पकड़ेगा, फिर मुझे जेल में डाल देगा, क्योंकि मैं अवैध रूप से कर रहा हूँ खुदाई, मैंने सरकार से मंजूरी नहीं ली है। ठीक है। तस्करी। तस्करी का मतलब होता है जैसे बहुमूल्य सामानों, पुरानी पुरातात्विक चीज़ों को मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना, तस्करी करना उनकी, है ना, अवैध रूप से तस्करी करना, वो तस्करी हो गई। ठीक है। प्राकृतिक आपदाएं, जलवायु परिवर्तन। प्राकृतिक आपदाएं मतलब प्रकृति से आने वाली जो भी विपदाएं हैं वो प्राकृतिक आपदाएं हैं। ठीक है। जलवायु परिवर्तन का मतलब है मौसम में बदलाव। ठीक है। ऐसे मतलब समझ जाते हैं ना, पूरा चाहे कितना भी लाइन हो, लेकिन उसमें समझने की बात, जैसे आपको बताया कि प्राकृतिक आपदाएं, अब आपके हिसाब से प्राकृतिक आपदाएं क्या हो सकती है? प्राकृतिक आपदा बारिश हो सकती है, भूकंप हो सकते हैं, सुनामी हो सकती है ना, तो ये सभी प्राकृतिक आपदाएं हैं। अभी आता है संवैधानिक एवं कानूनी संरक्षण। तो भारत में प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल अधिनियम 1958 के तहत, मतलब इसे आप याद कर लेना। ठीक है। प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल अधिनियम 1958 के तहत राष्ट्रीय महत्वपूर्ण स्थलों का संरक्षण किया गया। इसके अलावा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण देश भर में हजारों स्थलों की देखरेख करता है। इसके अलावा यूनेस्को द्वारा भारत के कई स्थलों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रूप में मान्यता दी गई है, जिससे इसके संरक्षण की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सहायता मिलती है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो लोग हैं, जो मतलब जैसे अमेरिका देख लो, अमेरिका जो है वो भी इसके संरक्षण के लिए हमें सहायता देता है। संरक्षण एवं पुनर्निर्माण प्रयास। संरक्षण का मतलब है उसकी सुरक्षा करना। ठीक है। पुनर्निर्माण का मतलब दोबारा निर्माण करना, मतलब दोबारा निर्माण करने की प्रयास। ठीक है। सार्वजनिक जागरूकता और पर्यटन संवर्धन। सार्वजनिक जागरूकता मतलब लोगों में जागरूकता होना, लोगों को पता होना कि पुरातात्विक जो स्थल हैं वो क्या हैं। ठीक है। पर्यटन संवर्धन संवर्धन है ना, पर्यटन का मतलब है घूमना फिरना, है ना, जैसे लोग पिकनिक मनाने जाते हैं वो सब, उन सबको भी इसकी सारी सूझबूझ होनी चाहिए। अभी आता है मूर्त अमूर्त विरासत एवं तुलनात्मक अध्ययन। तो मूर्त अमूर्त ये विरासत जो है तुलनात्मक अध्ययन है। मूर्त और अमूर्त विरासत का तुलनात्मक अध्ययन, तुलना करेंगे इनकी। ठीक है। विरासत किसी भी समाज, राष्ट्र, सभ्यता पहचान का अभिन्न अंग होती है, जो न केवल भूतकाल की स्मृतियों को सहेजती है, बल्कि वर्तमान और भविष्य की दिशा प्रदान करती है। ठीक है। इसे दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है, मूर्त एवं अमूर्त। तो
टेंगिबल एंड इनटेंगिबल, ठीक है। विरासत, मूर्त विरासत वे विरासत होती हैं या वे भौतिक अवशेष होते हैं जो इतिहास, सांस्कृतिक स्थापत्य महत्व रखते हैं, जैसे किले, मंदिर, महल, मूर्तियाँ, चित्रकला इत्यादि। इसके विपरीत अमूर्त विरासत वे होते हैं, मतलब जैसे रीति रिवाज होते हैं, लोकगीतों में, कलाओं में, नृत्यों में, भाषाओं में, है ना, ये अमूर्त होती हैं। मूर्त का मतलब होता है मूर्ति के आकार में, जैसे किले किले बने हैं तो पत्थरों से बने हैं भाई, है ना, तो मूर्ति के आकार में हो गए। और अमूर्त का मतलब है जिसमें कोई मूर्त नहीं है, मतलब जो मूर्त के रूप में उपस्थित न हो उसे अमूर्त कहते हैं, ठीक है। तो वैसे स्थापत्य कला में लोकगीतों, कलाओं, रीति रिवाजों, नृत्यों, भाषाओं और विश्वास प्रणालियों को प्रतिनिधित्व करती हैं अमूर्त कलाएं, ठीक है। अभी आती है मूर्त की विरासत की विशेषताएं। मूर्त विरासत का प्रमुख लक्षण यह है कि भौतिक रूप में विद्यमान होती हैं। जो मूर्त जो विरासत होती है वो भौतिक रूप में विद्यमान होती है, मतलब जमीन पे विद्यमान होती है। और जो अमूर्त होती हैं वो इसके विपरीत होती हैं, बिल्कुल, जो लोगों के मनों में विद्यमान होती हैं, ठीक है। क्योंकि मूर्त जो होती हैं वो महल, किले, है ना, ये सब मूर्त होती हैं। तो अभी आता है अमूर्त। फिर अमूर्त अभी अभी आपको बताया गया है कि अमूर्त जो होता है वो भटियाली शैली में है। तो बाउल गीतों, रागों की शास्त्रीय पद्धति कुछ उदाहरण है। मतलब जो पहले की योग शैलियाँ थी, भरतनाट्यम था, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हम बात करें, जैसे जाति प्रथा है, वो कहीं पे लिखा नहीं है कि जाति प्रथा है, ठीक है। वो एक अमूर्त है, ठीक है, अमूर्त विरासत है। क्योंकि जाति प्रथा जो है वो लोगों के मनों में है। या फिर आप घूंघट प्रथा ले लो, वो भी लोगों के मनों में है ना। तो ये ऐसा है। मूर्त और अमूर्त विरासत के बीच अंतर, इन दोनों के बीच अंतर यही है कि मूर्त जो होती हैं वो भौतिक होती हैं और अमूर्त जो होती हैं वो लोगों के मनों में होती हैं, ठीक है। सबसे बड़ा अंतर तो यही है। और भी कई अंतर हैं, है ना। आर्थिक प्रभाव और पर्यटन पर प्रभाव। आर्थिक प्रभाव का मतलब है पैसे की दृष्टि से धन की हानि, धन से प्रभाव, और पर्यटन पर प्रभाव। मूर्त विरासत पर्यटन उद्योग के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि मूर्त विरासत जो होती है, किले, महल ना, दीवारें, है ना, बावड़ियाँ, तो इनको देखने के लिए लोग जाते हैं, तो वो पर्यटन में ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, उससे पैसा ज़्यादा मिलता है। जो अमूर्त जो होती हैं उन्हें ज़्यादातर लोग पसंद नहीं करते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो उस हिसाब से उसमें थोड़ा घाटा हो जाता है, ठीक है, धन की हानि होती है। वैश्वीकरण और पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव, है ना। आज की दुनिया में वैश्वीकरण के कारण युवा पीढ़ी अपनी पारंपरिक कलाओं, भाषाओं से दूर होती जा रही है, ठीक है। लेकिन जो संरक्षण, मतलब जो वैश्वीकरण पश्चिमी संस्कृति का अभाव, जो मतलब कहने का मतलब है कि जो अमेरिका की जो संस्कृति है ना, पाश्चात्य शैली की संस्कृति जो है, वो भारत के लोगों को अपनी ओर खींच रही है ना। वहाँ जैसे कपड़े सब कुछ ऐसे ही पहन रखे होते हैं ना, तो वो भारत के लोगों को अपनी ओर खींच रही है। और जो भारत की संस्कृति है वो अमेरिका के लोगों को हमारी ओर खींच रही है। तो ये दोनों मतलब एक दूसरे के विपरीत हैं, बिल्कुल, ठीक है। अभी आता है संरक्षण की संस्थागत कमी। मूर्त विरासत के लिए पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, यूनेस्को जैसी संस्थाएं कार्यरत हैं, लेकिन अमूर्त विरासत के लिए ऐसे संस्थागत प्रयास अपेक्षाकृत कम है, ठीक है। पारंपरिक शिल्प और व्यवसायों का ह्रास, मतलब शिल्प जो पारंपरिक जो लिखने वाले थे, जो चित्रकला वाले थे, उनके व्यवसायों का ह्रास, मतलब उनमें कमी हुई है। और मूर्त विरासत की सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। मूर्त विरासत का समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, न केवल सांस्कृतिक गर्व का स्रोत होती है, बल्कि यह शिक्षा, शोध के क्षेत्र में भी सहायक होती है। ऐतिहासिक स्मारकों, स्थापत्य कला का अध्ययन कर आधुनिक वास्तुशिल्प के नवीन तकनीकों को अपनाया जा सकता है, ठीक है। मतलब इनमें जो क्या है कि इसको बढ़ावा देने के लिए नवीन तकनीकों का उपयोग किया जाता है, लेकिन इससे ऐसा नहीं है कि नवीन तकनीकों को ही मतलब अपना बना लिया जाए, है ना, ऐसा नहीं है। कला खजाना, कला खजाना मतलब जो कला होती है, जो टैलेंट होता है ना, टैलेंट एक खजाना है, एक बेशकीमती खजाना है, ठीक है। की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। भारतीय कला एवं संस्कृति धरोहर का वर्णन कीजिए। तो कला खजाना, कला एक ऐसी अभिव्यक्ति है जो न केवल सौंदर्य और रचनात्मक को दर्शाती है, बल्कि यह समाज की संस्कृति, जीवन शैली और आस्थाओं को भी दर्शाने में माध्यम बनती है, ठीक है। जो कला जो होती है, वो कला एक ऐसी चीज़ होती है जो भाई किसी भी मुसीबत को चीर फाड़ के निकल जाए, वही कला है, ठीक है। कला खजाना की अवधारणा। तो भारतीय कला का गौरवमयी इतिहास प्राचीन काल से शुरू हो जाता है, जब चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत कला, नृत्य कला, वास्तुकला, काव्य शास्त्र और अन्य कलाओं के रूप में सांस्कृतिक धरोहर का निर्माण हुआ। कला खजाना की अवधारणा इस समृद्धि सांस्कृतिक धरोहर के संग्रहण और संरक्षण की प्रक्रिया को दर्शाता है, जो किसी भी समाज के लिए न केवल ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि सांस्कृतिक पहचान और भावनाओं के स्तर
पर भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। भारतीय कला और संस्कृति धरोहर का महत्व, जो भारत की जो कला है, जो टैलेंट है ना, उसकी सांस्कृतिक धरोहर मतलब जो संस्कृति का जो प्रभाव है कला पर, वो एक अद्वितीय प्रभाव है। जो संस्कृति है वही है जो कला को स्थान देती है। जैसे कि मान लो कि संस्कृति है कि राजा महाराजाओं के किले हैं, उनमें राजा राज कर रहे हैं, लेकिन उनकी संस्कृति है कि नृत्य को प्रथम स्थान देना। तो वो नृत्य को प्रथम स्थान देंगे और नृत्यकारों को बुलाएंगे, है ना, वही नृत्य नृत्य का अपनी कला दिखाएगी और वही कला है। तो संस्कृति और भारतीय कला दोनों एक दूसरे के विपरीत विपरीत नहीं है, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। कला खजाना संरक्षण के सजोने का महत्व, इसे सजोने के लिए हम यही कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कर सकते हैं, हमारी पुरानी कला को में जिंदा रखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो भी है मतलब अपनी कला का प्रदर्शन करें, ठीक है। भारत के प्रमुख कला खजाने, सांची का स्तूप जो है, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश राज्य में स्थित एक प्राचीन बौद्ध स्तूप है, जिसमें मतलब महाराज बुद्ध जो है, बौद्ध गुरु बुद्ध हैं, उनके गौतम बुद्ध जो हैं उनके नखखंड और केश रखे गए हैं, ठीक है। फिर आती है कांची किला दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित एक प्राचीन किला जो चोल वंश साम्राज्य का प्रमुख केंद्र था, ठीक है। अब यार